समझिए तेजस्वी ने क्यों बदला स्टैंड। पिता के समर्थन में निशांत के उतरने के मायने आपको समझाएंगे। नेशनल हेराल्ड केस के मायने भी आपको बताएंगे और समझिए क्या होता है डिजिटल अरेस्ट। और सबसे पहले बात, दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक के बाद तेजस्वी यादव के सुर बदले बदले नजर आए। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सीएम फेस की चिंता ना करें, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। जबकि इसके पहले तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम उम्मीदवार बताया था। अब तेजस्वी यादव के बदले सुर पर विरोधी तंज कस रहे हैं। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए दिल्ली के उनके सरकारी आवास के अंदर दाखिल हुए तो वहां पहले से ही मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। तेजस्वी मुलाकात के बाद वापस निकले तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। तेजस्वी चेहरा होंगे, कोई समन्वय कमेटी को लेकर कोई बातचीत चेहरे को लेकर आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक के बाद तेजस्वी यादव के सुर बदले बदले नजर आए। आज तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सीएम फेस की चिंता ना करें। यही तेजस्वी यादव ने 11 अप्रैल को पटना के मुसहर भुइयां सम्मेलन में भरे मंच से चीख चीख कर खुद को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार बताया था। तब क्या कहा था वो भी सुनिए। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। महज 4 दिनों के अंदर तेजस्वी यादव ने सीएम फेस पर जिस ढंग से सुर बदला है उस पर विरोधी भला तंज कसने से कैसे चूक जाते। कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। राजनीति का जमीर कहाँ गया। सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तेजस्वी को सीएम फेस पर अपना सुर बदलना पड़ गया। खैर, वजह जो भी हो, अब सबकी नजर 17 अप्रैल को पटना में होने वाली महागठबंधन की बैठक पर टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और आइए आप खबर को समझ लेते हैं। कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने सीएम उम्मीदवारी पर कह दिया कि वो बाद में बैठेंगे और फिर तय कर लेंगे। अब ऐसे में समझना जरूरी है कि तेजस्वी के सीएम उम्मीदवार पर बदले हुए स्टैंड के मायने क्या हैं, तो ये आपको समझाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले खुद को सीएम उम्मीदवार बताया था और अपने लिए जनता से समर्थन भी मांगा था। लेकिन बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू एक नहीं बल्कि 3 बार ऐसा बयान दे चुके हैं कि चेहरे पर बाद में बात होगी। उनकी तरफ से सबसे पहले 25 मार्च को कहा गया कि चेहरा कौन होगा अभी ये तय नहीं हुआ है। फिर 3 अप्रैल को उन्होंने कहा कि अभी सीएम फेस पर बात नहीं बनी है। जबकि 5 अप्रैल को जब फिर से उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार की जनता तय करेगी कि आखिर बिहार में महागठबंधन का सीएम कौन होगा। वहीं दूसरी ओर आरजेडी है। आरजेडी के नेता शुरू से तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा बता रहे हैं। खुद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव की सरकार बनाने की बात कही है। अब सवालों के जरिए खबर को समझते हैं। सवाल यही है कि तेजस्वी यादव ने आखिर स्टैंड क्यों बदला, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी यादव खुद को सीएम कैंडिडेट खुद ही प्रोजेक्ट कर रहे थे, जनता से समर्थन की अपील कर रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी यादव ने स्टैंड ही बदल लिया? क्या कांग्रेस के दबाव में स्टैंड बदला गया है? सवाल ये कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को क्या कुछ समय के लिए चुप रहने को कहा है? इसके बाद सवाल ये भी
कि क्या वाकई तेजस्वी यादव कांग्रेस के दबाव में है या फिर तेजस्वी पहले सीटों का शांतिपूर्ण तरीके से समझौता चाहते हैं ताकि सीटों के बंटवारे के बाद वो अपने पत्ते खोल सके। ये वो तमाम सवाल हैं जो अब तेजस्वी यादव के बदले हुए इस सुर को लेकर उठाए जा रहे हैं कि आखिर उनका स्टैंड आखिर अचानक कैसे बदल गया। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक बार फिर पिता के समर्थन में उतरे और मीडिया से बातचीत में निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता यानी कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस हैं। इस पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने पर उन्होंने करारा हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से जनता से एनडीए को बहुमत देकर जिताने की अपील कर दी। आप ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार। निशांत बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो खबर बनती है। आज जब उन्होंने एक बार फिर बयान दिया तो उनके बयान की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। जनता को अपील करता हूं कि आप सब एनडीए की सरकार बनाए, पिताजी को तो नेतृत्व में लाएं। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ हैं, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और हम विकास का काम जारी रखे। ठीक है, एकदम 100% ठीक है, स्वस्थ है ना। तो ये सब पर्सनल अटैक जो हो रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अरे जनता सब बोलते हैं, जनता देख रही है, जनता फैसला लेगी। बिहार की जनता से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दे। निशांत कुमार ने बिहार के लोगों से एनडीए को 2010 से भी ज्यादा सीट देने की अपील की। साथ में ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। निशांत जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर कह रहे थे कि उन्होंने भी कहा तो गृह मंत्री अमित शाह के लिए अमित अंकल कहा। ध्यान से सुनिए। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ हैं। निशांत कुमार के बयान पर सियासत भी गर्मा गई। विपक्ष का आरोप है कि निशांत कुमार के दावे में कोई दम नहीं है। पिछले बार जेडीयू हाफ हो गई थी, इस बार साफ होगी। राजनीतिक मुद्दों पर कम बोलने वाले निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल वो जिस ढंग से अपने पिता के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उसकी चर्चा हर ओर हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। पिता के लिए निशांत की अपील के मायने अब आप समझिए। देखिए, निशांत कुमार बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं। निशांत राजनीति पर कम ही बातचीत करते हैं, लेकिन निशांत जो भी बोलते हैं वो पूरी मजबूती के साथ बोलते हैं। निशांत ने अब तक 4 बार अपने पिता के पक्ष में बातें रखी हैं। निशांत अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते। निशांत की बातों पर अगर आप ध्यान करें तो निशांत अपने पिता के काम के नाम पर जनता से समर्थन मांगते हैं, विकास के नाम पर जनता से समर्थन की अपील करते हैं और सब कुछ जनता पर छोड़ देने की बात करते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से निशांत कुमार की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर ये बातें कही गई और उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। साइबर अपराधी अब कानून बनाने वालों को भी बख्श नहीं रहे। इस बार साइबर शातिरों ने नेताजी को अपना शिकार बनाया है। आरजेडी के एमएलसी मोहम्मद शोएब को साइबर ठगों ने अपने झांसे में फंसाया। आरजेडी एमएलसी को 12 घंटे तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया। ये रिपोर्ट देखिए। एमएलए और एमएलसी जो कानून बनाते हैं, जो हमेशा सुरक्षा घेरे में रहते हैं, जिन पर जनता की बड़ी जिम्मेदारियां होती है, ऐसे हाई प्रोफाइल लोग भी साइबर शातिरों के शिकार बन जा रहे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि साइबर ठगों ने आरजेडी एमएलसी मोहम्मद शोएब को करीब 12 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। एमएलसी क्वार्टर में ही उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके कैद रखा। साइबर ठग ने एमएलसी को मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी दी। यही नहीं, घर से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। आरजेडी एमएलसी को डिजिटल अरेस्ट करने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आम लोग तो आम लोग, बड़े बड़े अधिकारी, विधायक, नेता को भी साइबर अपराधी नहीं बख्श रहे हैं। सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान चलाने का भी कोई असर
नहीं नजर आ रहा है। आखिरकार आरजेडी एमएलसी भी साइबर फ्रॉड से बच नहीं पाए। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, मोहम्मद कारी सोहेब आरजेडी के एमएलसी हैं और इनको लेकर खबर आई कि साइबर ठगों ने इन्हें अपने झांसे में ले लिया और 12 घंटे तक उन्हें डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया। साइबर अपराधी की तरफ से मोहम्मद कारी सोहेब को 8 अप्रैल को सुबह करीब 10:30 बजे वीडियो कॉल किया गया था और रात 12 बजे तक मोबाइल के पास ही रोके रखा। साइबर ठगों ने वीडियो कॉल में खुद को मुंबई साइबर सेल का अधिकारी बताया और इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताकर कारी सोहेब को डराया। अपराधियों ने मोहम्मद कारी सोहेब से कहा कि आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी और ऐसे में उन्हें इतना ज्यादा डरा दिया कि उन्हें डिजिटली अरेस्ट करके अपराधियों ने रखा है। अपराधियों ने मोहम्मद सोहेब से कहा कि मुंबई के केनरा बैंक के खाते से जालसाजी के पैसे का लेन देन हुआ है और अवैध तरीके से ये लेन देन किया गया है, जो अवैध है और इस पर आप पर कार्रवाई इसकी वजह से हो सकती है। देखिए, साइबर अपराधियों ने हत्या तक की बात कहकर कारी सोहेब को डराया। घर से बाहर जाते हैं तो हत्या हो सकती है, ये तक उसकी तरफ से कहा गया और किसी की मदद लेते हैं तो हत्या हो सकती है। ऐसे बातें कहकर कारी सोहेब को डराकर अपराधियों ने रखा। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट आखिर होता क्या है। तो ये साइबर फ्रॉड का एक नया तरीका है। ये नया तरीका इजाद किया है साइबर फ्रॉड ने। अब समझिए कि अपराधी कैसे आखिर किसी को डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं, कैसे इतना डरा देते हैं कि लोग जो है फोन से, मोबाइल से दूर नहीं हो पाते। साइबर अपराधी किसी भी व्यक्ति को ऑडियो या फिर वीडियो कॉल पहले करते हैं और खुद को पुलिस अधिकारी या कोई बड़ा जांच अधिकारी बताते हैं और उसके बाद डराने का काम शुरू करते हैं। अधिकारी बनकर वो सामने वाले व्यक्ति को डराते हैं और गिरफ्तारी की धमकी तक देते हैं। इतना ज्यादा डरा देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति घर पर रहने को ही मजबूर हो जाता है। इनफैक्ट ये भी इस तरीके से बातें उनकी तरफ से कही जाती हैं कि वीडियो कॉल से भी सामने वाले व्यक्ति को हटने नहीं देते हैं, किसी को कॉल भी नहीं करने देते, आपके ही घर में आपको डिजिटली अरेस्ट कर देते हैं। सामने वाले व्यक्ति को इतना ज्यादा डरा देते हैं, गिरफ्तारी का भय दिखाते हैं और छोड़ने के बदले उनसे पैसे ले लेते हैं। अब आप ये जानिए कि डिजिटल अरेस्ट के पहले आखिर वो क्या धमकी देते हैं। देखिए, पहला धमकी जो उनकी तरफ से दिया जा सकता है वो ये कि कुरियर में ड्रग्स, बैंक खाते से आपके हेराफेरी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग का भय वो दिखा सकते हैं। ठगने के लिए अपराधी पैसे नहीं होने पर लोन तक दिलवाने की बात कहते हैं। लोन वाले ऐप्स भी आपको डाउनलोड करा देंगे और कई बार तो 2 से 3 दिन तक डिजिटली अरेस्ट भी रखा जाता है। अब आप पूछेंगे कि आखिर किन किन लोगों को डिजिटली अरेस्ट किया जाता है, तो ज्यादातर जो इसके निशाने पर लोग होते हैं वो पढ़े लिखे लोग ही हैं। पढ़े लिखे लोगों को, कानून के जानकार को ये टारगेट करते हैं, उन्हें डिजिटली अरेस्ट करते हैं। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए जरूरी जानकारी क्या है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, जांच एजेंसी या फिर पुलिस कॉल करके आपको धमकी नहीं देती है। जांच एजेंसी हो या फिर पुलिस हो, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई करती है। डिजिटल अरेस्ट से आपको बचना है, ऐसे कॉल से बचना है। जो डराने वाले कॉल्स आते हैं तो तुरंत ही आप इसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं। 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर @cyberdost के जरिए भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको भी कभी ऐसा कॉल आए तो आपको सावधान रहना है। याद रखना है कि कभी भी कोई जांच एजेंसी हो, अधिकारी हो या पुलिस हो, वो आपको डायरेक्ट कॉल करके धमकी नहीं देते हैं। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की।
नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी की पहली चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम भी शामिल हैं। कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ ही सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम भी शामिल है। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होते ही सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार अपनी हताशा का परिचय दे रही है। कांग्रेस ने इसे धमकी करार दिया। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो अपनी हताशा का परिचय रोज दे रही है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकी जो एजेंसीज हैं इनकी कोई विश्वसनीयता रह नहीं गई है। ऐसी चार्जशीट, ऐसी धमकियों से कानून का पालन हम करेंगे, कोर्ट में जवाब दिया जाएगा, लेकिन इन धमकियों में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं। उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेंगे मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं, ईडी सीबीआई से हम डरने वाला नहीं। ये चार्जशीट कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा में एक रियल एस्टेट डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर जांच एजेंसी की ओर से पूछताछ के कुछ घंटों बाद दाखिल की गई। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में आरोपों पर संज्ञान लेने की सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है। उससे पहले सियासत पूरी तरह से हाई हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ